अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस्लाम गुरु यूट्यूब चैनल के नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। आज इस्लाम गुरु के स्टूडियो में एक मुसलमानों के ताल्लुक़ से एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा वो है मुसलमानों के तरक्की के अंदर रुकावटें क्या हैं। इस उन्वान पे बात करने के लिए हम जो है हमारे स्टूडियो पे दावत दिए हैं जनाब अनीस मुख्तदर साहब। अस्सलाम वालेकुम अनीस भाई। अनीस साहब जो है मुस्लिम एम्पावरमेंट फोरम के अनीस साहब जो है सदर हैं और आपने मुसलमानों के ताल्लुक़ से रिजर्वेशन और पॉलिटिकल के हिस्से के अंदर कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, पॉलिटिकल में मुसलमानों का हिस्सा क्या होना चाहिए और मुसलमान कैसे कैसे एतबार से जो किस एतबार से तरक्की कर सकते हैं, ऐसे कई सारे तमाम चीज़ों पे काफ़ी सारा रिसर्च, काफ़ी सारी मेहनत की है आपने। और इस मौके पर हम हमारे स्टूडियो में दावत देते हैं अनीस मुख्तदर साहब को। आज हमारा मुद्दा है कि मुसलमानों के तरक्की में, हिंदुस्तानी हो या आलमी सतह के मुसलमानों की तरक्की में रुकावटें क्या हैं और ऐसे रुकावटों को कैसे दूर कर सकते हैं और क्या लाए अमल होना चाहिए मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जिसके वजह से मुस्लिम तरक्की कर सकते हैं। इस मुद्दे पे हम आपसे बात करेंगे। अनीस भाई, अल्लाह ताला मुसलमानों को रहबर बना के इस दुनिया में भेजा है ताकि तमाम दुनिया को मुस्लिम कम्युनिटी रहबरी करे। ये इतना बड़ा मुकाम जो है दिए। तो ऐसी सूरत में हम देखते हैं मुसलमानों का आलमी सतह पर और हिंदुस्तान की सतह पर भी काफ़ी सारा परेशान हाल में जो है मुस्लिम कम्युनिटी दिखाई देती है। तो इस पे क्या बात करेंगे आप, कैसा देख सकते हैं इसको? जिलानी साहब, बड़ा अच्छा सवाल और पहली मर्तबा मीडिया में जो है एक अजीब सा सवाल। हालांकि कई मीडिया के तरक्की के बारे में ज़रूर कई डिबेट्स हुए, मगर आप एक जो है इस्लामी उन्वान से मुसलमानों को रहबर बना के भेजा गया के नाम से आप जो सवाल करें, वाकई बेहतरीन सवाल है। पहले तो अगर रहबर को रहबर बना के भेजा गया, मीनिंग अगर हम सही समझे जी, इस बात को अगर हम सही समझ गए तो इसमें काफ़ी आंसर्स है। अब रहबर का मतलब क्या है? रहबर का मतलब ये है कि जैसे जनरली ये होता कि जैसे तबलीगी जमात होती तो गश्त कराने वाला जो होता, जो लोगों के घर बताए, उसको रहबर बोलते हैं। तो यहाँ पे रहबर का एक मीनिंग है। रहबर का मतलब है, एक सिंपल बात में, लीडर है वो जी। रहबर मीन्स लीडर, रास्ता बताने वाला, हाँ। उन जो है उसका तरीका बताने वाला, ये रहबर होता है जी। अब दुनियावी सतह पे या हिंदुस्तान सतह में या समझो तेलंगाना के अंदर मुसलमानों की गुर्बत का या मुसलमानों की बदहाली का जो हाल आप पूछ रहे और उसको रहबर के उन्वान से जब जोड़ के पूछ रहे हैं, तो आप एक बात सोच लेना चाहिए। थोड़ी देर के लिए थोड़ा आपके सवाल से हटके एक दो मिसालें ले लेता हूँ मैं, उसके बाद फिर आपके सवाल पे आ जाएंगे जी। अक्सर ये देखने में आता है, इस बीचों में एक 5-6 साल से देख रहे हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जी, उसके अंदर जो है खिंजीर का कुछ वो मिलाया जा रहा है, ये बैन करो, ये बैन करो। बहरहाल कुछ प्रोडक्ट्स में ऐसा होता है, अल्लाह रसूल के कोई चप्पल के ऊपर इसका नाम लिख दे, वो बैन करो, उसको जो है इस्तेमाल मत करो, मुसलमान बाइकाट करो, या इसके अंदर ये मिल के है लिहाजा बाइकाट करो। ये काफ़ी व्हाट्सएपों के अंदर जो है काफ़ी हलचल करते हुए मिलते हैं। तो जब आप रहबर की नीयत से और रहबर के जहन से आप सोच रहे हैं तो कोई आदमी कुछ कर रहा, बहरहाल एक चॉकलेट के अंदर चॉकलेट को चॉकलेट के वैसा बेचने के बजाय उसमें कुछ ऐसी चीज़ मिला रहा जो आपके लिए हराम है जी। हालांकि उससे ना मज़ा बढ़ने वाला है, ना तो उससे क्वालिटी बढ़ने वाली है, ना क्वांटिटी बढ़ने वाली है, मगर वो करने से क्या हो रहा, वो तो आपके साथ उन मजाक करना चाह रहा, आपको मजबूर करना चाह रहा। तो अगर आप रहबर समझते हुए बात सोचे तो आप ही चॉकलेट बना लो। अगर कोई बदमाशी कर रहा, आपके चप्पल के साथ में जो है नाउज़बिल्ला हुजूर का नाम या खुदा का नाम लिखना चाह रहा, तो वो तो जाहिल है, वो तो जलील इंसान है, वो तो कमीना इंसान है। आप खुद अपनी चप्पल फैक्ट्री बना लो। तो कोई आदमी बेडशीट के ऊपर, ऐसा दिखने में मिलता है, एकदम से याद नहीं आ रही, जानिमाज के ऊपर भी कुछ ऐसे। तो आप ये काम करो जी, तो आप ये काम करो। पहले तो इसमें आपकी सेफ्टी है, फिर आप काम करने से ये होगा। एक मिसाल के लिए बता रहा हूँ, थोड़ी देर सोच लीजिए। एक कार के बारे में हम सुनते हैं 20 लाख की है, 50 लाख की है, 1 करोड़ की है। क्या हो सकता है एक कार के अंदर 1 करोड़ के अंदर? 1 करोड़ की बन रही तो क्या रहता है उसके अंदर? भाई वही 500 किलो का लोहा समझिए, 500 किलो का सिल्वर, बहरहाल जो भी मटेरियल है वही होगा, वही मटेरियल होगा, उसको पॉलिश बैनर होगा, बफिंग होगा, बहरहाल करोड़ों का इन्वेस्ट के साथ आएंगे। मगर उसका जब दाम के एतबार से देख रहे हैं तो 100 गुना बढ़ा के बेच रहे हैं जी। तो अगर आपकी रहती तो
ईमानदारी के साथ बराबर बैलेंस। तो एक मानो में आप रहबर जब समझ रहे हैं बिल्कुल सही समझते हुए, फिर आप अपने आप को महदूद कर लिए। क्या समझे बोले तो नमाज की दावत देने का नाम रहबरी समझे, किसी को जो है टोपी लगाओ दाढ़ी पालो बोलने का नाम रहबरी समझे, वो शादी करते हो शादी ब्याह में ये करो मत करो बोलने का नाम रहबरी समझे। वो हो सकता है वो जरूर रहबरी, तो महदूद कर लिए अपने। हाँ वो जरूर रहबरी है, मगर आप भी जो है औरों की तरह आपका भी अगर दिल का इलाज होना है तो आप हॉस्पिटल को जा रहे हैं जी। आपके भी बच्चे की अच्छी तालीम होना है तो आप कॉलेज को जा रहे हैं जी। आप भी जो है अपनी रोजमर्रा जिंदगी के लिए आपकी कमाई की भी फिक्र कर रहे हैं जी। तो फिर यहाँ पे भी आप रहबर बनो। जी। यहाँ पे रहबर कैसे बनो जी कि सारे शोबों में आप आएंगे जी। मतलब इससे एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और दुनिया जो है एक तरीके से चलेंगे जी। एक तरीके से एक हिसाब से चलेंगे। अब हरीस लोगों के हाथ में दुनिया चले जाएंगी, लूटम लाटी करने वालों के हाथ में दुनिया चले जाएंगी, कोई आखिरत का ख्याल नहीं, मरने के बाद क्या होता है नहीं मालूम। ऐसे लोगों के हाथ में जब दुनिया चले जाएंगी तो मनमानी होंगे। जी बहुत सही बात कि जो कुरान को मानने वाला, जो अल्लाह रसूल से डरने वाला, इसके हाथ में अगर दुनिया रहेंगी तो इन ईमानदारी से करेंगे। बहुत अच्छा। वो तो नफे को भी ईमानदारी से करेंगे, क्वालिटी क्वांटिटी पे फिक्र करेंगे। अलग बात है दुनिया में ऐसी बात नहीं, एक आदमी अगर हीरो होंडा के नाम से बेच रहा तो जो बोल रहा वही दे रहा, एक आदमी जो है तेल अगर गोल्ड ड्रॉप से बेच रहा तो जो बोल रहा वही दे रहा। मगर इसमें और भी कई बातें हैं, और भी कई बातें क्या है, नफे वाली बात है, और भी कई चीजें जो है वो उसमें अगर कल के दिन उन कुछ बदमाशी कर दिया तो नहीं मिलाने की कोई चीज मिला दिया जिससे जो है कोई प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, मगर वो एक खतरे से जो है आपको हराम हो जाएगा। सही है। तो आप मजबूर होते जाएंगे। आपका बच्चा बिस्किट खाएगा ही खाएगा, बाजार को जाएगा, क्या निगरानी करेंगे आप जी। आप निगरानी बच्चे की 24 घंटे कर नहीं सकेंगे। जो प्रोडक्ट अगर आपके हाथ पे रखेंगे तो पूरी दुनिया सेफ रहेगी, पूरी दुनिया। बहुत बहुत तो प्यारी बात है। रहबर आप समझने का ये है जी कि रहबर जब तक आप मस्जिद को बुलाने का रहबर या एक मदरसे को बुलाने का रहबर, एक सही बात बोलने का रहबर जैसा समझ रहे, ऐसे और भी कुछ चीजें हैं जिसमें आपके बच्चों को मेहनत पे लाने का, आपके बच्चों को इंडस्ट्रीज की तरफ लाने की फिक्र करना, आप इकोनॉमी की फिक्र करना, ये रहबरी जब तक नहीं करेंगे दुनिया में एतबार से तमाम जब तक नहीं करेंगे, जब तक वो तो हर जगह की अलग अलग बात होती है। जैसा आपके गली का जो है, जैसा मैं एक बात बोला बिस्किट चॉकलेट की बात बोला, तो वहां पे उसमें कुछ हराम चीज मिला रहे हैं क्या, ये मसला जब है तो खाली एक छोटी दुकान से जुड़ के है जो वो चीज नहीं बेचना जी। अगर थोड़ी देर के लिए इजराइल का मामला ले लिए तो टेक्नोलॉजी से जुड़ के बिल्कुल आपके पास भी जो है सारी टेक्नोलॉजी होना पड़ता। हाँ। तो आप हर सतह पे अलग अलग एतबार से सोचना जी, बिल्कुल। तो जब तक आप ये नहीं सोचे तो आप रहबर बोलते हुए भी ये नहीं सोचना है गलती है और मुसलमानों को इस तरफ सोचना चाहिए। बहुत प्यारी बात बताएं आप। दूसरा सवाल अनीस भाई, मतलब रहबरी का जो कॉन्सेप्ट को हम महदूद कर लिए मुस्लिम कौम, ये आप बता रहे थे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट सवाल है आपसे, हम देखते हैं कि मुसलमानों का हाल जो है कम्युनिटी में हिंदुस्तान की सतह पर, आलमी सतह पर भी बहुत परेशान हाल हैं, मजलूम का शिकार हैं। तो ऐसी सूरत में मुसलमानों को कौन से ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे तरक्की करने की ज़रूरत है अगर अपना वजूद बाकी रखना चाहते हैं तो? ऐसा है, आपके सवाल में जी दो अलग अलग सवाल है जी। पहले तो मुसलमानों का वजूद बाकी रखने क्या क्या करना चाहिए एक हो गया जी। दूसरी बात जो है इनकी इज्जत, इनकी विखार से जुड़ा भी एक बात हो रही जी। तो पहली बात यह है, खैर वहाँ मुसलमान गैर मुसलमान ये बात से पहले एक बात यह है जी, जो कम्युनिटी जी दुनिया के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन बरकरार रखती है उस कम्युनिटी की इज्जत होती है। अब कंट्रीब्यूशन क्या है जी, क्या है कंट्रीब्यूशन? थोड़ी देर के लिए, जैसे और एक बात भी, इससे पहले 1 मिनट के लिए एक दूसरी बात बता देता हूँ जी। कभी कभी व्हाट्सएपों में दिखने में आता कि फलां अब्बास फिरनी साहब जो है सबसे पहली मर्तबा हवाई जहाज़ ईजाद करे, फलां साहब जो है फलां उसके साइंटिस्ट है, ये मुस्लिम साइंटिस्ट है, ये आ जाता, आज़ादी में हमारे लोग बड़े थे, ये आता, कभी कोई लड़का ये करा, ये अवार्ड लिया, तो बड़ी खुशी होती, बड़ी खुशी होती है जब हमारे को इन कॉमन चीज़ों से, मतलब औरों का दिल जैसा है हमारा भी दिल वैसी है जी, हमारे को खुशी हो रही। मगर ये कल करने के वास्ते, इसके वास्ते, इस जनरेशन को तैयार करने की फिक्र करने के बजाय हम महदूद कर रहे हैं, फिर यहाँ पे महदूद कर रहे हैं। दुनिया में क्या लेने का है, मामूली ज़िंदगी है, 60 साल की ज़िंदगी, चले जाते, हमेशा वहीं रहते, हमेशा वहीं रहते। बात 100% सही है, मगर बावजूद उसके
मैं 60 साल की जिंदगी में सबसे बड़े से बड़ा आदमी जो दीनदार समझ रहे हैं, खैर वो वलियों की और बड़े बड़े लोगों की बात अलग होंगी, एक कॉमन आदमी जिसको हम दीनदार समझते, ये भी लगता हमारे को कि फला आदमी बड़ा जन्नती है, ईमानदार है, दियानतदार है, क्या बोलते हैं, अमाल वाला है, ऐसा भी आदमी मस्जिद में अगर जोहर को जा रहा तो आधा घंटा गुजारेगा, फजर को जा रहा तो इशराक तक और एक आधा घंटा गुजारेगा, असर में जा रहा तो मगरिब तक बैठेगा, मगरिब में जा रहा, फिर ये बखिया टाइम क्या करना, बखिया टाइम क्या करना जी। तो हम क्या बोल रहे हैं, दुनिया के पीछे ही मत जाओ, तो इस पर कन्फ्यूजन डेवलप हो रहा, कन्फ्यूजन डेवलप, और वो बात आम करके बोलते रहे। ऐसा आदमी जो है रोज के 200 रुपये भी नहीं कमाता, एक ऑटो चला के मस्जिद के खुतबे में उसको वही बात रह रही, ऐसा आदमी जो है टाटा बिरला के लेवल का आदमी भी अगर मस्जिद में है उसके लिए भी वही बात हो रही। तो इससे टाटा बिरला के लेवल का आदमी जो है, जो करोड़ों का मालिक है, जो है कई एम्पायर्स का मालिक है, वो तो कुछ समझेगा, उसके अंदर तो थोड़ी बहुत समझ में, मगर जो आदमी 200 रुपये नहीं कमा रहा, कल के दिन उसकी अम्मा को बुखार आ गया, दवाखाने लग जाने पैसे नहीं है, छोटे बच्चे को कुछ हो गया, उसको भी यही बात बोल रहे हैं। हाँ, ये बात हम बोल रहे हैं, सही है। फिर हम हमारी इज्जत को बरकरार रखने, हम सारे ऑटो वालों को पैदा करके, हम सारे क्या बोलना चाहिए, बिल्कुल 5,000 10,000 की एक बड़ी कंपनी है तो सिक्योरिटी वाला मैं बन के, फिर हमारा इज्जत होना, विखार होना, हमारे से भी मशवरा होना, हमारी भी जो है हर एक में होना, वो तो असल काबिलियत भी कुछ बात होती, मेरा अपना कंट्रीब्यूशन के लिए कुछ चीज़ें भी होना पड़ता जी। ये नहीं रख के मैं क्या करूँ जी, इस जगह मैं सोचना ही नहीं चाह रहा हूँ। फिर जबकि ये चीज़ कभी कोई व्हाट्सएप में मिली तो काफ़ी खुशी हो रही मेरे को, मगर मैं रोज़मर्रा के जुमा के अंदर अगर बात करूँ, कभी बात कर रहा हूँ, इससे क्या हो रहा कि आने वाले जनरेशन को हम ऐदी बनाने वाले हो रहे, दीनदार बनाने वाले नहीं बल्कि ऐदी बनाने वाले होंगे, मनहूस बनाने वाले, दलिंदर बनाने वाले होंगे। अब इसका नतीजा क्या होगा, कुछ दिन के बाद ये लोग जो है गैर गलत आदतों में पड़ेंगे, लोगों का माल छीने में मजबूरी होंगे, भाई कुछ होगा उसके भी खर्चे हैं, लाचारी जब आएंगी तो और रास्ते इख्तियार करेंगे, यहाँ तो सोते रहेंगे, बाद में रास्ते बदल देंगे। अब फिर हम बोलेंगे कि भाई हमारे बच्चे जो है आवारागर्दी में पड़ गए, ये पड़ गए, तो आप पहले उनको मसरूफ रखो, उनको एक रूट दो, दुनिया को जो है हराम नहीं करे, एहतियात की जगह बोले, बस बहुत अच्छा। तो आप हराम मत करो, आप ये बार बार आप हराम नहीं बोल रहे, भाई कोई मुस्लिम दानिश्वर या कोई मुस्लिम आलिम जो है दुनिया हराम है नहीं बोल रहा, मगर उससे इतनी करायत के साथ बात कर रहे, इतनी करायत के साथ बात कर रहे, तो कोई आदमी जो है एक अच्छा बिजनेस करने के वास्ते डर जा रहा मेरे को, क्या बोलते कि भाई दुनियादार बोलते, और दुनियादार को बड़ी बुरी गाली समझ रहा, हाँ दुनियादारी के बोलते, हाँ बुरी गाली समझ रहा, जबकि एक मदरसा चलना है तो पैसों की जरूरत है, एक मस्जिद चलना है तो पैसों की जरूरत है, किसी के पास से चंदा लेना है तो वो बेचारा अपना घर चला के कुछ कमाना पड़ता जी, कुछ कमा। अब इसके आगे के कुछ बातें हैं जी, अब आप करोड़ों के क्या बोलते हैं, करोड़ों की मिल्कियत रखते तो करिए, आप करिए भाई, एक फ्री हॉस्पिटल लगाइए, चैरिटी हॉस्पिटल लगाइए, बेवाओं का घर लगाइए, उसके बाद यतीमों के लिए यतीम खाना लगाइए, कुछ भी कर सकते हैं आप, आपके पास आए तो आप सोच सकते हैं। हाँ ये अलग बात है, 10 में एक तो सोचेंगा, हाँ तो आप जो है इसको हराम कर देना, आपकी गुर्बत को बढ़ाना है, फिर साथ में गुर्बत के साथ में ला महला जहालत बढ़ेंगी, ला महला गैर गलत चीजें बढ़ेंगे, जो है धोखा बढ़ेगा और सोसाइटी के लिए भी नुकसान है, सबके लिए नुकसान होगा। तो पहली बात आप इनको, जैसे आप नमाज रोजे की बात कर रहे हैं, इससे पहले आप भाई तेरी कमाई क्या है सोसाइटी में, अक्सर देखने को मिलता है जुमा के खुतबों में या दूसरे तकारीरों में भी बस दीन 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 की बातें ही होती, दुनिया में किस तरह जो है आगे बढ़ना, दुनिया में किस तरह कॉम्पीट करना, ये बातें अक्सर नहीं ऐसा है। जुमा के खुतबे में जो बात हो रही वो दीन ही होना चाहिए, मगर दीन को मैं कुछ चीज़ों को दीन समझ रहा हूँ, कुछ चीज़ों को दुनिया समझ रहा हूँ। दीन और दुनिया के फ़र्क में मतलब मिसाल के वास्ते कि ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाने दीन समझ रहा हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाने दीन समझ रहा हूँ, नमाज की पर बात करने दीन समझ रही, नहीं होना ऐसी बात नहीं है। अगर एक साल के 50 जुम्मे आ रहे हैं तो ज़रूर ये भी एक 10 जुम्मे में होना, तो 10 जुम्मे में जो है माशरे की बात करो, 10 जुम्मे में क्या करो, बच्चों को कमाई, और उससे क्या फ़ायदा है। मिसाल के वास्ते अगर कोई आदमी अच्छा कमा रहा, अगर उसकी वालदा को कुछ हुआ, अगर कोई कारपोरेट हॉस्पिटल में बोला 20 लाख रुपए होते, तो अगर इलाज करा सक रहा तो क्या उसका सवाब नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, नहीं मिलेगा बिल्कुल। तो ये बात अब दीन नहीं तो क्या हो गई? एब्सोल्युटली ये दीन नहीं तो क्या हो गई? बिल्कुल। जिसके खदमों के नीचे जन्नत है, उसके लिए अगर इन 20 लाख अगर इसके जेब में है तो खर्च कर सकेगा जी। तो ये दीन नहीं तो क्या हो गई? बिल्कुल। मगर मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ये नहीं बोल रहा हूँ कमाई कुछ गलत बोल रहा हूँ, कमाई को गलत नहीं बोल रहा, दुनिया के पीछे मत जाओ बोल रहा हूँ। हाँ। तो एक अजीब कन्फ्यूजन आ रहा, अजीब कन्फ्यूजन आ रहा। तो भाई तू अच्छा कमा
और मेरे को चौथा आइटम ज़कात जो रखे, मेरे पैसे देने का है, तो दीन तो क्या है ये? बिल्कुल सर, दीन तो क्या है? और फिर मैं पूरा खाने के पीने के बाद में जी सारी जरूरियात पूरे कर, बचे सो माल को दे रहा हूँ मैं। बिल्कुल सर, हाँ, बचे सो उसमें भी 2.5% दे रहा हूँ जी मैं, बचे सो माल को नहीं 2.5% दे रहा जी। हूँ। तो फिर अब ये दीन तो क्या है? तो आप ये बोलिए भाई, तू कमा ले, तेरा चौथा फर्ज पूरा होता जी तो जिस दिन जक़ात देगा पूरा होता, और तेरे को 2.5% तो वहाँ देगा, 97%। अगर तू करोड़पति है 2.5 लाख तो जक़ात में जाएंगे, 97.5 तेरे घर में रहेंगे, तेरे अम्मा को कुछ हुआ तो इलाज कराने में होगा, तेरे बच्चे को अच्छा पढ़ाने में होगा, जरूरत पड़ी तेरा दिल बना तो मस्जिद बना दे सकेंगा, जरूरत पड़ी तो एक यतीम खाना बनाएंगा। भाई महल्ले में कोई गैर भी रहते, वो भी अगर गरीब है तो फौरी लग जाएंगे, तो तेरे से जो है ये होंगी। ये आप ज़रूर बोलिए, मस्जिद से बोलिए, डंके की चोट पे बोलिए, दीन है। बहुत। अनीस भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है आपसे। मुसलमानों के तरक्की में रुकावटें क्या है, इस मुद्दे पे हम जो बात कर रहे हैं आपसे। देखा गया कि सचार कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी जैसे जितने कमेटियां गुजरे हैं, जिनकी रिपोर्ट्स हमारे सामने मौजूद हैं, उसमें कहा गया ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी पिछड़े तबक़ों से भी, दलित, SC ST माइनॉरिटी से भी बहुत गई गुजरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये उनका कहना है, उनका रिपोर्ट है। तो ऐसी सूरत में मुसलमानों के अगर रुकावटें, तरक्की के अंदर रुकावटें हम देखना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, तो आप बताइए कि अंदरूनी रुकावटें क्या हैं और बाहर सोशली क्या रुकावटें मिलती हैं। ऐसा अगर 2 टुकड़ों में बांटा गया तो ये बताइए कि अंदरूनी रुकावटें क्या हैं, हमारे कम्युनिटी के अंदर कौन जिम्मेदार है इस बात का कि तरक्की में कैसे रुकावटें हैं जो है हमारे खुद की कम्युनिटी में मौजूद हैं। पहली बात क्या है, सचार कमेटी में जो आपको आपके बारे में ये बताया गया कि आपका इकोनॉमिकल, सोशो इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, कल्चरल कंडीशन क्या है, आपका एजुकेशन में लेवल क्या है, परसेंटेज क्या है, आपका वेल्थ में परसेंटेज क्या है, और कितने रिसोर्सेस आपके हाथ में है, कितना दूर है, बहरहाल ये सब चीज़ें बताएगा। मगर और बता के जो है गवर्नमेंट के कुछ काम होते हैं उसको वो रिकमेंड करे। तो यहाँ पे सोचने की बात, मुसलमान बोल के नहीं, हमेशा सोचने की एक बात है। एक मोटा प्रिंसिपल बता देता हूँ। कोई आदमी करोड़ा कमा रहा तो उसके ऊपर क्या होता है, IT बनना पड़ता। एक आदमी गरीब है तो गवर्नमेंट क्या करे, उसको डबल बेडरूम बोल के घर दे रही, या उसको जो है परसों हाल में फ्लड्स आए तो एक 10,000 रुपये दे रही। तो एक गरीब के साथ वेलफेयर करना है तो एक अमीर को जो है टैक्सेस बनो बोलना है। तो इसको गरीब को ये करना है तो अमीर को ये करो बोलना है। तो ये हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। अब रही बात ओवरऑल कम्युनिटी, ओवरऑल कम्युनिटी में सचार कम्युनिटी जो है आपका पॉवर्टी, आपका क्या, और जनरली गवर्नमेंट जो है वेलफेयर के बारे में सोचेंगे, मगर अमीर को घर होना नहीं होना, अमीर कार खरीदने वाला है नहीं है, इसके बारे में प्लान नहीं होंगे। इसके बारे आज से कैसा लेना प्लान होंगे। तो ये प्लान किसके बारे में भी नहीं होगा, तो मुसलमान के बारे में भी नहीं होगा। अलबत्ता जो गुर्बत की तरफ जा रहे हैं उनके थोड़े रिपोर्ट्स होंगे, उनका डाटा कलेक्ट किया जाएगा। अब साथ में वो डाटा के साथ में थोड़ा गवर्नमेंट के पास थोड़ा सीरियसनेस रहता, थोड़ी वक्त जो है अनजान भी मार देते, बिकॉज उसके 2 वजह है। एक डिस्क्रिमिनेशन है, एक वजह और एक भी है कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर्स भी है, क्योंकि उनके पास भी बजट बस होना ना प्रेशर्स भी एक। आप बोल रहे हैं मुसलमानों की तरक्की की रुकावटों में बाहर के मसले बोल रहे हैं आप अभी। जी हाँ, तो मैं अंदर की तरफ ही आ रहा हूँ। तो एक जो है गवर्नमेंट के पास में एक कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए जो बजट होना वो सफिशिएंट रहना, बाज़ मरता और प्रेशर्स के वजह इधर के बजाय उधर डिस्क्रिमिनेट होते हैं। तो यहाँ तक जो है बाहर की बात हो गई। अब अंदर की बात, सीरियसली ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन पूरे तेलंगाना में बताइए, कोई एक डिस्ट्रिक्ट में सही, कि वो लोग एक इशू को लेके ऐसा आपको बहुत वक्त दिखेंगे कि मुसलमानों के औकाफ को ये करो, हमारे को भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन दो, हमारे को भी ये रिजर्वेशन दो, और उसके बाद में जो है एजुकेशन में रिजर्वेशन दो, हमारा ये करो। ये तो आपको कभी कभी वहाँ एक रिप्रेजेंटेशन, यहाँ के वहाँ के रिप्रेजेंटेशन देते हुए दिख जाएंगे आप। मगर आप एक ऐसा, आप जैसा हाल में 4 दिन से आप देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर फार्मर्स पूरे एक स्ट्राइक पे निकले। सेंट्रल गवर्नमेंट जो पॉलिसी लाई उसके खिलाफ में निकले, रोडों पे आ गए। क्या करके आ गए, उसमें कोई स्टेटमेंट दे रहा, हम 6 महीने का राशन लेके आए, जब तक ये बिल सस्पेंड नहीं होती हम घर को नहीं जाएंगे, घर को नहीं जाएंगे। बिल्कुल। और इससे पहले पूरे इंडिया की हिस्ट्री में एक अजीब रिजर्वेशन है, वो रिजर्वेशन है, क्या बोलना चाहिए, ये कम्युनिटी का नाम याद नहीं आ रहा, बहरहाल लीडर जो है कुछ भैंसला साहब थे, गुज्जार कम्युनिटी।
गुज्जर कम्युनिटी जब रिजर्वेशन पे आई तो उनकी बिल जो है 6 दिन के अंदर पास भी हो गई, एक्ट भी बन गया, 6 दिन में रिजर्वेशन आ गया। और एजुकेशनली गुज्जर कम्युनिटी बैकवर्ड है। तो वो लोग जब बाहर निकले स्ट्राइक करने आए, वो लोग ये आए तो क्या बोलते वो क्या बोलते वो पलगा रहते ना, कोसे ना पुराने रहते थे, आजकल नाम बोलने भी नहीं आ रहा, वो रस्सी से बुने हुए रहते ना, वैसे पलगा बिस्तरें लेके औरतें मर्दवे बगलों में बच्चों को लेके आ गए और रेलवे ट्रैक्स पे पलगा डाल दे रहे हैं। और उनको हकीकत में उनको क्या इश्यू है नहीं मालूम है। जब मीडिया वाले खरीब जा रहे तो बोले हमारे को ये नहीं मालूम, भैंसला साहब हमारे को आओ, बोले आ जाए, हम आरक्षण के लिए आए। नहीं, क्या आरक्षण है आपका, परसेंटेज क्या है, कोई बोल नहीं सक रहा। मगर उन क्या देखे, भैंसला साहब हमारी बखा चाहेंगे, हमारे लीडर है, उन्होंने बोल दिया, हम आ गए। तो हुआ क्या, तकरीबन अनपढ़, तकरीबन सोशली जो है कल्चरली उतना एडवांस कम्युनिटी नहीं, मगर एक बात पे अलबत्ता ठहर गई तो क्या हो गया, भैया ट्रेन रोकना है रुक जा रही है, ये रास्ता रोकना है रुक जा रही है। तो गवर्नमेंट को उतरने आना पड़ा, 5 दिन में पूरा रिजर्वेशन दे के बिल बना के एक्ट बना के भेज देना पड़ा। तो फिर आप ऐसा कब सोचे, थोड़ी देर के लिए आप एक सोचने का भी तरीका बना लिया कि सचर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन हमारे को ऐसा बोला, गवर्नमेंट क्या करे। सोचने का तरीका आप ऐसा बनाए, मगर कभी ऐसा क्यों नहीं बनाए, चलो मेरे को तो अब हथियार मिल गई, आज तक मैं बात कर रहा था तो अपनी मर्जी से बात कर रहा था, आज एक ऑफिशियल एक कमीशन की हथियार मिल गई, अब एक छोड़ूंगा नहीं। और एक इशू पे मैं थक भी गया तो दूसरे को ठहरा करूंगा, देख मियाँ मैं उतर रहा हूं, ये 20 दिन में अगर मैं थक गया तो कंटिन्यू कर ले, उसके बाद तू थक गया तो उन कंटिन्यू कर ले, मगर ये हुए तक नहीं छोड़ने का है। पहले धरना दे देंगे, बाद में सीरियस करते जाएंगे, अब उसके बाद ट्रेना नहीं चलेंगे, बसा नहीं चलेंगे, कोई मार्केट नहीं चलेगा। जैसा तेलंगाना एजुटेशन एक मॉडल है, पूरे तेलंगाना को ठप करे, कोर्टों को ठप करे, हर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ठप करे, मगर कहीं छोड़ा पत्थर लेके नहीं मारे। तो वो इस मॉडल पे चले जाएंगे। ये आप नहीं सोचे तो दूसरों को क्या जिम्मेदार करेंगे। आप सचर कमेटी को ऐसा ज़रूर लिए, रंगनाथ मिश्रा कमेटी को ऐसा ज़रूर लिए कि ये लोग मेरी गुर्बत बता दिए। अब मैं क्या बोलूँगा कि भाई कांग्रेस भी वैसी है, TRS भी वैसी है, बीजेपी वैसी है, मगर आप ये नहीं सोचे अब मेरे को हथियार मिला, एक एक बैठ के मैं ख़त्म कराऊंगा। अब ये मस्जिदों से हल्ला मचाऊंगा, मेरे महिला कमेटी से हल्ला मचाऊंगा, मेरी यूथ फेडरेशनों से हल्ला मचाऊंगा, यहाँ तक कि मेरा जो भी नाम का एसोसिएशन है वो सब जगह से मैं हल्ला मचा के रख दूंगा। और फिर तो आपको ये लोग मिलेंगे, एक दिन के लिए रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, निकल जा रहे हैं। तो SB रिपोर्ट क्या आ जाएंगी, वो लोग मसले के लिए नहीं आए बल्कि फोटो के लिए आए, ये फोटो के लिए आए, ये रिपोर्ट जा रही। ये मैं हकीकत बोल रहा हूँ, एक जगह हुआ तो बोल रहा हूँ ये बात। तो इससे क्या होगा, वो लोग आज कल चले जाते, फिर जुमा के दिन आए तो पूरी पुलिस क्या बोल रही, आज मुसलमान कुछ धरना देने वाले, कुछ भी नहीं होता, ना जुम्मा पढ़ के 20 मिनट रह के ना चले जाते। ये पूरी पुलिस के पास रिपोर्ट है। तो आप देख लीजिए, आपका धरना कितना बड़ा भी रहने दो, कितने बड़े मुद्दे का रहने दो, एक आदमी को अरेस्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते, 20 मिनट के बाद आप जाने वाले हैं। इस बात का अंदेशा है लोगों को। आप खुद तय कर लिए, तो ऐसा आपका मसला हल कैसा होता, ऐसा कैसा हल होता। तो SB भी एक काम करती, कई के लिए आए, मुसलमान कई के लिए आए धरना देने, कई के वास्ते, फला जो है कश्मीर में फला लड़की का रेप हुआ इसलिए उसके उसमें आए, वहाँ लाइंचिंग हुई इस वास्ते आए। फिर क्या करने वाले हैं, वो मामला सीरियस है ना, नहीं बस धरना देते उसके बाद निकल जाते, 20 मिनट के बाद निकल जाते। मसला हल हुआ चले जाने वाले, नहीं हल हुआ चले जाने वाले, अरेस्ट हुआ चले जाने वाले, नहीं अरेस्ट हुआ चले जाने वाले हैं। NRC के लिए आए, क्या के वास्ते, NRC के लिए क्या करे, 10 मिनट तक दो लोग हैरत अंगेज बात करे, धारकारी बात करे, लथाड़ के रख दे, फिर उसके बाद चले गए। एक 20 मिनट जो है रोड पे धरना दे दिए, चले गए। लंबा एक्शन प्लान अमल नहीं है हमारे नहीं, पहले लंबा नहीं, ये तरीका ही गलत है। ये अलग बात है, कल तक कोई मुसलमान बाहर ही से निकला तो ये सोचे तो बहुत अच्छा है, ये पहुंचे तो बहुत अच्छा है, मगर ये भी गलत है। अब आप ऐसा ले लो, कोई आदमी फेल हो रहा, अब उसके मार्क्स 35 है तो क्या होने का है, 34 है तो क्या होने का है, 10 मार्क्स है तो क्या होने का है, 0 है तो क्या होगा। अब मैं कभी 0 लेवल पे था, उससे मैं कोशिश करके 10 मार्क्स कमा लिया तो मैं थोड़ा ही पास हूं। तो कल तक मैं घर से नहीं निकला, आज घर से निकल के जो है जुम्मे के बाद 20 मिनट का धरना करके चले गया तो मेरा थोड़ा ही इशू हल होने वाला है। इस हिसाब से तरक्की पे है मुस्लिम कम्युनिटी। तो पहले प्रॉब्लम्स मेरे पास है, मेरे पास है, मैं कभी इन चीज़ों को सीरियस लेना नहीं चाह रहा हूँ। और फिर दूसरी बात क्या, हमारी कौम नहीं सुधरती, हमारे कौम के अंदर इत्तेहाद नहीं है। असल ज़रूरत ही क्या है इसका, भाई एक धरना देना है। अगर आपका कोसाबी टाउन है, वो आदिलाबाद है, निज़ामबाद है, या नलगुंडा है, या महबूबनगर है, वहाँ 50,000 मुसलमान रहते, 300 मुसलमान बस है ना,
तो पहले आपकी काबिलियत को टेस्ट करिए। आप क्या 300 लोगों को जमा कर सकते, नहीं कर सकते। तो यहां पे क्या होता, आम आदमी जिससे कुछ नहीं होता, उन्हें एक नारा लगाता, सबको एक करो भाई, हमारे अंदर वो नहीं है। अरे या काबिलियत होना, मेहनत करने वाला होना, डिवोशन वाला होना, वो जज्बात रखने वाला होना, उसका दर्द वाला होना, आके फोटो वाला नहीं होना। तो पहला डायलॉग मैं गलत मार दे रहा हूँ, सबको लेके चलो। अब इशू अलग है, अब ये सबको ढूंढ लेते रहना, आप आओ भाई, आपको अल्लाह के वास्ते आओ। बजाय इसके ये बोलो ना भाई, आप जो है मुसलमानों के रहनुमा समझ रहे हैं, आप अपने आप को ये समझ रहे हैं ना, आप जाइए एनआरसी। इसी पॉइंट पे और एक सवाल है हमारा। मुस्लिम कम्युनिटी में काफ़ी सारे जमातें, तंजीमें, ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं अलग अलग मुद्दों पे। कोई जो है क्या बोलते स्कॉलरशिप दिलाने के काम पे है, कोई जो है बच्चों की शादियाँ कराने के काम पे है, मुख्तलिफ महाजों पे काम कर रहे हैं जी। तो मगर उतना जो हम तरक्की चाहते हैं मुस्लिम कम्युनिटी की, ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो कभी खासा तो दिख रहा नहीं इसमें। तो ऐसी सूरत में मुस्लिम जमातें, तंजीमें, इदारे सब मिलके माइक्रो लेवल में, मैक्रो लेवल में कैसी प्लानिंग करना चाहिए लोगों को कम्युनिटी की? जिलानी साहब पहली बात क्या है, वो तो आपका डिबेट का मेन मुद्दा जो है इंटरनल प्लानिंग ऑफ मुस्लिम फॉर डेवलपमेंट के बजाय आप थोड़ा बहुत वेलफेयर काम पे चले आ रहे हैं, तो भी जो है ठीक है। एक बात कुछ लोग सर्विस करें, कुछ लोग सर्विस करें तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग, मगर आप अगर रिजल्ट ओरिएंटेशन पे काम करें तो आप जो है एक जलसा लगा के, या नहीं तो बहुत सेलेक्टिव टाइप पे जब का जब कोई आ गए उनको दे दिए, ऐसा नहीं। ऐसा करने से आपका सवाब भी मिलेगा, आपका काम भी होगा, मगर रिजल्ट नहीं आएगा जो चीज़ आप चाहेंगे। भाई कोई तंजीम बच्चों को पढ़ाना चाह रही, जब तक जो है वो तंजीम ये नहीं समझने हम पढ़ाना चाह रहे हैं, उसको किताबा दिला देते, तो इससे रिजल्ट नहीं आएगा। हम पढ़ाना चाह रहे हैं, इसको ये करते, इससे रिजल्ट नहीं आएगा। आप थोड़े लोगों को सेलेक्ट करके इनको हम आगे बढ़ाते, इनको पढ़ाते, इनको ऊपर लिख जाते, जब तक ये आप नहीं सोचेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये भी एक काम है। जैसे परसों रमज़ान में हम लोग एक आपस में, हम लोग भी एक ज़कात ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, तो एक मीटिंग कर ली है जिसमें मैं खुद ये बात बोला कि खैर अब थोड़े बातें जो है नहीं बोलने के सवाब के एतबार से, या हमारे को अब तक जो तालीम तरबियत है उस एतबार से नहीं बोलना चाहिए, मगर अब मौका जो को चाहे तो बोलना पड़ रहा। तो मैं खुद अपनी पर्सनल, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, एक 3-4 लोग ऐसे हैं जिनको मैं 17-18 साल से ज़कात दे रहा हूँ। और ज़कात का मतलब ये भी नहीं है कि भाई वो एक टाइम का खाना है, मैं उनके साथ कुछ ये भी काम करूँ, भाई जाओ आप 5 डब्बा लगाओ, जाओ आप ये कर लो, थोड़ा इन्वेस्टमेंट जो उनको रोज़ाना एक करा मैं 4-5 वक्त। तो ज़कात के एतबार से वो गरीब है वो तो दे देना चाहिए, मगर मेरे को क्या लगा, ऐसा 10-12 लोगों पे मैं पर्सनल मेहनत करे तो क्या लगा, इसमें 9 लोग बदलना नहीं चाह रहे हैं, लगा किसी कीमत पे बदलना नहीं चाह रहे। अच्छा। तो मैं मेरी पूरी लाइफ टाइम के अगर पूरे खुतबे ज़कात के बारे में सुना तो एक बात ज़रूर मेरे को मिली कि आप एक हाथ से दिए तो दूसरे हाथ से मत दो। मगर ये बात मेरे को कभी सुनने में नहीं आई, जो आदमी बदलना नहीं चाह रहा, आपकी ज़कात का सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करना चाह रहा, इस साल लेके फिर दूसरे साल ठहर जाना चाह रहा, उसके बारे में क्या करना है ये खुतबे में मेरे को आज तक मेरी 53 साल की ज़िंदगी में कभी नहीं मिला। ये ज़रूर मिला, उनकी इज्जत मत निकालो, उनको बाहर मत खींचो, उनको ये मत करो, उनकी फ़ोटो मत निकालो, ये ज़रूर मिला। मगर एक आदमी 17 साल से ज़कात लेके 2-4 मरतबा एक कोशिश करने के बावजूद नेक्स्ट टाइम फिर वैसे ठहर रहा, और फिर उसके और भी रिजल्ट देखा, इनके बातें भी कुछ बदल रही। लोग उनको माल दिया, भाई क्या काम आते वो लोग, फिर ये लोग पैसों के लिए यहाँ ज़कात के नाम से आ रहे हैं, तो औरों के पास 10-5 पढ़ने आपको पूरा बेच के रख दे रहे, और कम्युनिटीज़ के पास जाके जी हुजूरी करके पूरा बेच के रख दे रहे। यहाँ पे आपका काफ़ी डैमेज हो रहा। तो आपका जो सवाल था वो एजुकेशन सोसाइटीज़ जो और भी वेलफेयर सोसाइटीज़ है, तो ये जो भी कर रहे हैं क्या करना, ठीक डाटा मेंटेन करना करके एक एक्शन प्लान बनाना। भाई हमारा टारगेट एक 20 बच्चों का, इनको हम जम बनाएंगे। महल्ले वाला बोला ये बच्चा गरीब है, असल वो बच्चा 10th में स्कॉलरशिप ज़रूर ले रहा, 10th में ज़रूर है, मगर वो 10th पास करने का जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड का है नहीं है, ये भी देखना चाहिए। तालीम के नाम से एक पूरा बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, उसका जो है कोई टैलेंट नहीं है, बस एक सर्टिफिकेट के बाद ले ला रहा, उस पर खर्चा करना, या ऐसा नहीं, आप उसके साथ ये भी फिक्र करना, ये करके आप एक टारगेटेड तरीके से जाना। गए तो आप हर जगह, ज़रूरत तो पूरी चीज़ों की है। भाई आपको जैसा एजुकेशन में डेवलप करना है,
ज़रूरत है तो 4 पैसे दिए तो काम हो गया बोले तो वो नहीं होता। टारगेट करना। पूरी जमातों की फिर आपको इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत है, आपको इकानमी की फ़िक्र करने की ज़रूरत है, आपको वेल्थ की फ़िक्र करने की ज़रूरत है, कई किस्म के रिसोर्सेस है, ये सब में आपका हिस्सा होना, ये सब में आपका हिस्सा होना। तो ये जब तक आपका हिस्सा नहीं होगा तो आप जब तक ओवरऑल डेवलपमेंट, बोलने के लिए एक सिंपल बात है, मगर ओवरऑल डेवलपमेंट क्या है ये समझना पड़ता। हर लेवल का एक डेवलपमेंट होता। मिसाल के वास्ते अगर आपके पास ऑटोमोबाइल के बड़े बड़े 10 कंपनी हैं तो एक होना आपके पास, एक होना बिल्कुल सही है जी। अगर आपके पास सीमेंट इंडस्ट्रीज बड़े बड़े पैमाने के 10 है तो एक आप रहना जी। हाँ? आपके ऑटो वाले 10 है तो उसमें भी एक रहना। जी। मगर ऑटो वालों में आपका परसेंटेज 90 कर लेता हूँ, उसके बाद में कहीं भी मामूली मार्केट में भी मैं नहीं दिखता हूँ। एक किराना शॉप में भी 50 रहे तो मेरी एक दिखती, आप मेडिकल शॉप 150 रहे तो मेरी एक दिखती। यहाँ दिखे तो आप तरक्की नहीं करते। ये सिर्फ आपका एम्प्लॉयमेंट है, मगर आपका वेल्थ कहाँ है? पूरे इंडस्ट्रीज में है। वहाँ आपका कब्जा होना, वहाँ तो आप सोचना ही नहीं चाह रहे, वहाँ पे तो गेट कीपर ही बना तो बोल रहे जी। और कोई प्लानिंग करने को लोग ऐप समझ रहे हैं, बाज मरता तो गुनाह समझ रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। जी। ये जहनीत जब तक नहीं बदली, और ये जहनीत बदलने का काम है करना, तो बीजेपी या आपका दुश्मन जो भी आपके साथ करना चाह रहा है उसके आप इनडायरेक्टली मावीन बन रहे हैं। उन आपको एम्प्लॉयमेंट से रोको बोल के अगर उन सोच रहा तो सबसे पहले आप ही रुक जाना चाह रहे हैं। जी हाँ, वो है सर। तो मावीन आप बन रहे हैं। मतलब पूरी जमातों की, पूरी लोगों की जिम्मेदारी ये बनती, महल्ले की, मस्जिद कमेटीज़ की, कि उनके पास एक खासा डाटा हो, महल्ले का डाटा हो। अगर महल्ला रहा तो महल्ले का डाटा हो, मस्जिद रही तो मस्जिद के आसपास लोगों का डाटा हो। तो इसमें पूरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर। ऐसी बात नहीं है जिलानी साहब, ऐसा है हर आदमी को आप पकड़ के कुछ भी काम कर रहा तो हर आदमी को ये लेवल का, वो भी गलत है इस वास्ते के एक आदमी ठीक है भाई के पास 1000 रुपये की ज़कात है तो बेचारा चारों को दे देना, ये नहीं है। मगर जो ऑर्गेनाइजेशंस है, एक मिनट, जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो ये फिक्र करना, वो ये फिक्र करना। अब रही बात दूसरी, हर महल्ले में भी आप बोल रहे हो सारी बातें ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता हर महल्ले में ये बात ज़रूरत है कि भाई आप क्या काम कर रहे हैं, आवारा फिर रहे नहीं फिर रहे, आप क्या काम कर रहे हैं, थोड़ी देर के पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ो, पढ़ाई ख़त्म हो गई, नहीं पढ़ सक रहे, चलो काम पे लगो। ये फिक्र हर महीने में होना। अब उसके बाद महिलाओं के भी स्टैंडर्ड्स होते, एक पढ़े लिखों का महिला होता, एक काफ़ी मोतबरों का, काबिल लोगों का, इंटेलेक्चुअल्स का, एक ज़रा छोटा महिला होता, आप बिल्कुल क्या होते, बिल्कुल तालीम के लोग ही नहीं रहते, हर मगर कोई भी रहने दो, थोड़े चीज़ें होना जिसमें आप ये समझिए उसका बच्चे का टाइम प्लानिंग तो होना। तो पढ़ाई ख़त्म कर रहा, पढ़ाई कर रहा, अच्छा पढ़ाई ख़त्म हो गई, कोई बात नहीं, जल्दी काम पे लग, काम पे लग। अब नौकरी के एतबार से लगता, कारोबार ये रह बरी महिला कर सकना, वो स्टेज का इतनी जिम्मेदारी। मगर अब हर महिला जो है एक ऑर्गेनाइजर बनना, ये नॉट पॉसिबल। और हर आदमी ये नहीं, थोड़े जमाते होते, आप बनाइए। आपको एक जगह ये दिख रहा तो आप महिला को यूनिट मत बनाइए, भाई फलां जगह उन्होंने फलां जगह, हम सब मिल के जो है हम यतीम बच्चों की फ़िक्र करेंगे, हम सब मिलके एक एजुकेशन का फ़िक्र करेंगे, हम सब मिलके इंडस्ट्रीज़ की फ़िक्र करेंगे, हम सब मिलके इंडिया मीडिया की फ़िक्र करेंगे, हम सब मिलके, अब दूसरा काम हम नहीं करेंगे। क्यों? यहाँ पे हमारे को डिवोशन होना है, यहाँ पे पूरा काम लगना है। बाज़ार देखने को क्या लगता, नमाज को बुलाने का काम बड़ा लगता, मीडिया पे मेहनत करने का काम छोटा लगता। मगर आप क्या बोलेंगे, नहीं साहब ये बड़ा है मगर ये भी ज़रूरत है, हम वाइज बनेंगे। नहीं ये बड़ा है मगर ये 10 बच्चे अगर एम्प्लॉयमेंट में लगेंगे तो पूरे मस्जिदा इमेज बना लेंगे बोले। हाँ, तो ये देखने को छोड़, तो ये आपके अंदर डिवोशन आना, इसका इंपॉर्टेंस आना। अनीस साहब, अब इस मुद्दे पे जो है हमारा आखिरी सवाल था कि मुस्लिम कम्युनिटी के, हिंदुस्तान की मुस्लिम कम्युनिटी की तरक्की के लिए हम आपसे पूछे हैं कि जमातें और मुकामी लोग, महल्ले के या दूसरे वो टाउन के या विलेज के, उनके माइक्रो लेवल की प्लानिंग कैसी हो, इस मुद्दे पे आप बोल दीजिए, उसके बाद हम इसको वाइंड अप करेंगे। असल में जिलानी साहब जी, किसी की भी, कोई भी कम्युनिटी, कोई भी तरक्की, आप कोई भी चीज़ का ये चाह रहे हैं, वो इकोनॉमिकल, एजुकेशन, कुछ भी रहने दो, प्लानिंग माइक्रो लेवल पे छोड़ना पड़ता। जी, आप नाम थोड़ी देर के लिए हिंदुस्तान का मुसलमान बोल के लो, या तेलंगाना का मुसलमान लो, या जो है एलूर नेल्लूर का मुसलमान, या नलगोंडा निज़ामाबाद का मुसलमान बोल के लो, वहाँ का मुसलमान जब तरक्की करेगा तो ये सब तरक्की के नाम है हिंदुस्तान की तरक्की। बिल्कुल, बेशक। तो प्लानिंग जो है वहाँ से करना पड़ता। तो प्लानिंग क्या है जी, असल में प्लानिंग का एक, आपको कुछ नया करना नहीं पड़ता। जैसे भाई मेरे को बुखार आया, मैं क्या रिसर्च करना, क्या करना, सीधा डॉक्टर को गोलियां लिख के दे देता। जी, मेरे को जो है यहाँ से इंग्लैंड जाना है,
अरे कैसा जाऊं क्या है, सीधा गए, एक वीज़ा मंगा लिए, एयर टिकट लिए तो ले आप छोड़ देता। जी। तो यहाँ पे बात जो है मेरे को क्या करना नहीं है, मेरे को दिमाग खराब कर लेने का, मेरे को बड़ा रिसर्च करना नहीं है। ऑलरेडी हर कम्युनिटी जो कर रही वो काम मेरे को करना है। बहुत बड़ी बात, बहुत ज़बरदस्त। हाँ, हर कम्युनिटी जो कर रही भाई, एजुकेशन सेक्टर में 4 तरीके का प्लान होना जी। बच्चों का एक प्लान होना। अब बच्चों को आप स्कूल भेजेंगे तो एक जो है एसएससी लेवल में मास्टरपीस बनता, एक डल रहता तो इसको पढ़ाई नहीं आ रही समझते। एक प्लान होना, मतलब घर पे बैठ के क्या करते, स्कूल जाओ। भाई 5 साल का बच्चा स्कूल को नहीं जा क्या करेगा, 8 साल का बच्चा स्कूल नहीं जा क्या करेगा। उन कल के दिन अच्छा तालीम याफ्ता बनता है कि या उसको पढ़ाई नहीं भी आती कि वो बात की बात, मगर उन तो स्कूल कुछ जाना। तो एक प्लानिंग है। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से आप सेलेक्टिव मैनर पे जाते हैं जी, इनकी प्लानिंग अलग होती है। फिर इसमें भी क्या करते हैं, बच्चे एजुकेशन से प्रोफेशनल्स बनने वाले कितने हैं, या जो है आईटी सेक्टर को चुनने वाले कितने हैं, एम्प्लॉयमेंट के हाईएस्ट सेक्टर्स को जाने वाले कितने हैं, ब्यूरोक्रेट्स कितने हैं, ये देखते हैं। फिर इसमें सेक्टर बना लेना पड़ता, इसका नाम ही एजुकेशन है, यहाँ बनाना पड़ता है। ये बच्चा जो है अपना एक ही तो मेंटेन कर रहा, मगर एक क्या बोलते हैं प्रोफेशनलिज्म, एजुकेशनल प्रोफेशनल पे नहीं है। इसका दिमाग अदर इंडस्ट्रीज की तरफ मोड़ सकते हैं, इसका दिमाग हम ट्रेड की तरफ मोड़ सकते हैं, इसका दिमाग, ये भी एजुकेशन है। बहुत अच्छा जी, ये भी एजुकेशन है। इसको जो हम प्रोडक्शन में ला सकते हैं, इसको हम इसमें ला सकते, ये प्लान करना एजुकेशन है। अब चलो मैं ब्यूरोक्रेसी के प्लान करूं, बहुत अच्छी बात है। मैं 30 अगर ब्यूरोक्रेट्स को तैयार करूं तो एक मानो मैं बहुत बड़ा काम करूं, आगे उसका रिजल्ट जरूर दे सकता हूं। मगर साथ में मेरा एजुकेशन के एतबार से, मार्क्स के एतबार से वो उस आईक्यू के लिहाज से कम आता, मगर लीडरशिप के एतबार से, टैलेंट के एतबार से, लोगों में घुसने के एतबार से टैलेंट रखता है। इसको ऐसे लोगों को लीडर्स बनाने बड़ा रेवोल्यूशन बनेगा और इन जो है एक दुनिया में बदलाव लाएगा। ऐसे लोगों को चुन के जो है लीडर्स बनाना पड़ता है। इसको छोड़ने वाला होगा तो आपके इंडस्ट्रीज चले जाएंगे, आपका प्रोडक्शन चले जाएगा, आपका जो है ट्रेड खत्म हो जाएगा, आपका वेल्थ खत्म हो जाएगा। इनको छोड़ने से वो होगा। तो एजुकेशन तो लीडर्स बनने वालों तो ये प्लान एक मानो में पहली बात हम समझना, ओवरऑल डेवलपमेंट में एजुकेशन, चलो 10 लोगों को स्कॉलरशिप दे दो, ना, एजुकेशन का कंप्लीट प्लान। फिर एम्प्लॉयमेंट, चलो भाई एक 10 बच्चों को कुछ तो भी करके हमारे रेल में इसमें फला है, इसको आउटसोर्सिंग में रखा देना, फला एमएलए साहब को पकड़ के जो है इसको कैसा करके हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन बना देना। इसको मैं ये समझ लूँ ना, मैं खुद कितने क्रिएट कर सकता हूं, कितने जगह मैं जो है क्या बोला जाए दबाव बना सकता हूं, कितनी जगह गवर्नमेंट से जो है मेरा हक ले सकता हूं, और किस किस शोबे में मेरा चले जा रहा उसका स्पेशल क्या कर सकता हूं। तो इसमें एक 15 सेक्टर बनाएंगे आप, इसको ओवरऑल डेवलपमेंट बोलते हैं। फिर इसके बाद में दुनिया कैसे चल रही, भाई नौकरी करके प्रोफेशनलिज्म से या एम्प्लॉयमेंट से कितने जी रही, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से कितने बन रहे, और कितने लोग जो है अदर सोर्सेज से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर ले। ये सब अदर सोर्सेज से क्या क्या हो रहा। भाई कोई आदमी अचार की इंडस्ट्री लगा लिया, अगर उसकी शुरू की स्टोरी देखो तो क्या निकलेंगी, घर में हम ना पहले अचार डालते थे, बाद में मोमबत्ती पर रख के पैक करे, उसके बाद में ट्रेडमार्क लिया, उसके बाद रजिस्टर कराए, आज जो है हमारी इंडस्ट्री हो गई। तो मैं ऐसे कितने जनरेट कर सकता हूँ, मैं कितने एक आदमी की स्टोरी का, मैं घर में साबुना बना था, उसके बाद में खुले बेचता था, बाद में ये हो गया मैं इंडस्ट्री बन गया। एक आदमी क्या बोलेगा, मैं घर में मोमबत्तियाँ करता था, आज जो है ये करेगा। तो आप पहले एम्प्लॉयमेंट किस लेवल से ला सकते हैं, हर चीज़ को इम्पॉर्टेंस 100 में एक निकल जाता। तो आप ये सब चीज़ों को ख़त्म करके एक 2-4 भाई पढ़ाई करो, अरे पढ़ाई करो तो आप बैठो, आप एक बड़ा आदमी बैठ के समझो, ये बच्चे को इधर लेके जाना है, बच्चे को इधर लेके जाना है। एम्प्लॉयमेंट आप समझो, नहीं बच्चा 3 लाख ला के ऑटो लगा रहा तो गारत कर ले रहा है 3 लाख, 30,000 से टिफिन सेंटर चला लेगा तो आगे बढ़ेगा, फिर ये 30,000 से एक प्रोडक्शन में चले जाएगा तो आगे बढ़ेगा। आप बताओ ये, और इसका आम पब्लिसिटी करो, मस्जिदों से बयाना करो, कम्युनिटी मीटिंग्स लगाओ, महिला मीटिंग्स लगाओ, ये जरूरी है, तो फिर साथ में ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करो। ओवरऑल में क्या, एक सेक्टर हो गया एजुकेशन का, दूसरा हो गया एम्प्लॉयमेंट का, तीसरा पॉलिटिकल सेक्टर लो जी। आप काउंसलर से लेके चीफ मिनिस्टर तक को उसका इंपॉर्टेंस दो। आपको 1984 सरदार जी राइट्स आपको याद है जी, हुए कहीं को इंदिरा गांधी की मर्डर होने से, बिल्कुल हाँ। तो पूरे सरदार जियों को पूरे हिंदुस्तान से चले जाना पड़ा, मगर 10 साल के अंदर वो लोग जब
ये कर लिए तो उसके बाद क्या करें, हम भी एक मर्तबा चीफ प्राइम मिनिस्टर बनना, तो पॉलिटिकल मांग रखे जी। उसके बाद वो लोग प्लानिंग करें। जी। खैर वो बहुत बढ़िया, मतलब एक बड़ा डिस्कशन है वो। जी हाँ हाँ तो वाकई वो लोग हमारे को मॉडल बन सकते हैं। बताओ वो लोग क्या क्या करे, देखे तो हमारे बहुत चीजें मिलती है उसमें। जी। जो लोग हर हाल में हर जगह से भाग गए, खाने को खाना नहीं था, जाके पंजाब में कैंपों में गुजारे। जी हाँ। वो लोग फिर 30 साल के अंदर वो लोग एक फार्मूला बनाए 10:1। मोटी वास्ते बोलता हूँ क्योंकि तेलंगाना में तो जल्दी समझ में आता है। इंजीनियरिंग कॉलेज 100 है तो हमारे भी 10 रहना या 2 तो भी रहना। तो तेलंगाना में गुरु नानक के नाम से 2 इंजीनियरिंग कॉलेज है जी। तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज 10 है तो हमारे भी 2 रहना। बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से है, खैर तेलंगाना में नहीं है मगर नॉर्थ इंडिया पूरे सरदारियों के हैं, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल से। हाँ जी हाँ। तो ये जब काम करते गए तो उसके बाद में क्या करे, पहले हरियाणा पंजाब दिल्ली के हद तक महदूद थे पॉलिटिक्स में, उसके बाद बिहार में उनका रिप्रेजेंटेशन है, उनके बाद उत्तर प्रदेश में उसको एक मॉडल बना। यूरोपियन कंट्रीज में फैल गए ना। हाँ, तो लोग मॉडल बना। यहाँ तक कनाडा में भी 4 मिनिस्टर, हाँ, बिल्कुल। मलेशिया में 1 मिनिस्टर है, पंजाब पाकिस्तान में 2 मिनिस्टर है जी। तो सीधी बात है, आप जाके हक पूछेंगे तो देंगे। हम अलग ही बात करें, हमारी कम्युनिटी एक हो जाओ। अरे एक अक्लमंद इंटेलेक्चुअल को रिक्शा वाले से क्या काम भाई, वो जरूर मेरा भाई है, मेरी मस्जिद में उसके बात पढ़ेंगे, मगर ये काबिलियत किधर हो गई, लाके दफन करने का काम है। फिर हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं है, क्या करना कि भाई एक इंटेलेक्चुअल की सोच को लाके मेरे अनपढ़ आदमी के साथ शेयर नहीं करा तो ये आदमी क्या हो गया कि मस्तीखोर हो गया। कितनी बेकार सोच है, कितनी हल्की सोच है हमारी, कितनी हल्की सोच है जी। और अजीब अजीब इमोशनल चीज है। भाई इंटेलेक्चुअल की सोच है, आप आ ही नहीं सकते, तो उसका इंपॉर्टेंस भी बना, उसको और मेहनत करना दिल बोलता, वहां ला के इसको समझाओ। फिर उसके बाद में कुछ बेईमान लोग, कुछ मक्कार लोग, कुछ दोगले किस्म के लोग आते, आप अगर ईमानदार है तो आपको टारगेट कर देते। तो ऐसा करने के आप क्या करेंगे, तो पहले इसको प्लान करो आप जी। ये मशवरा है, तेरी काबिलियत या बता रहे, मैं अम्मा को खाना नहीं डाला, यहाँ क्या करता, वो भी दीन की खिदमत है और कम्युनिटी की खिदमत है, तेरी अम्मा कम्युनिटी के पहले खाना डाल जा। बिल्कुल हाँ। तेरे बच्चों को अच्छा पढ़ा, तेरी बीवी को जो है ये कर, वो कम्युनिटी की खिदमत है, यहाँ जा, यहाँ नको, यहाँ ज़कात नको, यहाँ कुछ भी तेरा पहले देख ले। एक कम्युनिटी के है, उसको लाके आ मशवरे में। अब उन बोलता उड़ते खुद हमारी कौम नहीं सुधरती। अरे अरे क्या पाप तो भी है ये। एलिजिबिलिटीज मतलब वो सोच ही नहीं सकता, उसको मालूम ही नहीं है। उन बोलेगा नहीं भाई हम दुनिया के पीछे जाने वाले नहीं है, मरे बात क्या होता बोल देगा। अगर उन फिर भी जरा दियानतदार अक्लमंद रहा तो, अगर उन जाल रहा तो कितने डाले रे बोले कि आपको बदनाम कर देगा। हाँ। तो इन चीजों को आप ये सोचो जी। आप पहले मिक्स मत करो, अलग करो लोगों को जी। यूनिटी जो है अलग करने से यूनिटी है, मिक्स करा तो मिक्स करने से क्या होगा, बज़ाहिर यूनिटी दिखे। ईमानदार को जो है कमीना किस्म का आदमी डोमिनेट करना शुरू करेगा, दियानतदार को धोखेबाज डोमिनेट करना शुरू करेगा, काम वाले को हल्का डोमिनेट करना शुरू करेगा, कम्युनिटी की फिक्र करने वाले को दिखाए वाला डोमिनेट करना फिक्र करेगा जी। तो इन बातों को समझो, यूनिटी इसको नहीं उसको समझो। हाँ, हल्के अलग हो जाओ बोलो, मोतेबर अलग हो जाओ बोलो जी। काम वाले अलग हो जाओ, दंड वाले अलग हो जाओ बोलो, मक्कार अलग हो जाओ बोले तो कोई भी जाना नहीं चाहेगा, मैं मक्कार भाई बोलेंगे। हाँ। तो काम करके बता बोलो, तू रिजल्ट ला, क्रिटिसाइज मत कर, तू छोटा काम करके बता बोलो, दूसरे दिन सुधर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया अनीस साहब। आज जो है मुस्लिम कम्युनिटी के तरक्की के अंदर जो रुकावटें हैं, अनीस भाई के इस मुद्दे पे बात करने के लिए काफ़ी अच्छा वक्त आप दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अनीस साहब। बहरहाल ये थी डिस्कशन की इम्पोर्टेंट बातें। अनीस भाई से हमने सुना कि माइक्रो लेवल महल्ले से, मसाजिदों से प्लानिंग हो और उसमें तमाम जमातें मिलकर अपने अपने महल्लों के, मसाजिद के अंदर आसपास के लोगों की प्लानिंग की जाए ताकि जो है तरक्की के लिए वहाँ से सीढ़ियाँ बन सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वैसे आप भी जो है अच्छी कोशिश कर रहे हैं इस्लाम गुरु के नाम से। वैसे कई बड़े बड़े चैनल्स, कई बड़े बड़े रिपोर्टर्स हैं मुसलमानों में, ऐसा नहीं, मगर आप जो मुद्दा बिल्कुल प्योरली मुस्लिम तरक्की बोल के जो लिए, इसके इश्यूज लिए बहुत अच्छा मुद्दा लिया और आपके चैनल को भी देखे तो खुशी लगती। छोटे मोटे मुद्दे भी बहुत बड़े अच्छे अंदाज से पेश करते जी। तो हम भी ये कोशिश करेंगे, हम भी एक, हमारी भी ये दुआ है, आपके साथ ख्वाहिश है कि आपका चैनल ज़्यादा तरक्की करना, और लोगों से भी गुजारिश कर रहे हैं
कि इस्लाम गुरु चैनल को जो है सब्सक्राइब, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू सब। ये थी मुस्लिम तरक्की के अंदर रुकावटें और उसको जो है किस तरह बाहर आएँ और तरक्की के लिए हम क्या प्लान कर सकें। हमारे अनीस मुक़्तदिर साहब से सुन रहे थे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू फॉर वाचिंग इस्लाम गुरु यूट्यूब चैनल। देखते रहिए और मज़ीद वीडियोस के लिए और तमाम मुस्लिम कम्युनिटी की जानकारी के लिए जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।